नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हेमंत का फ्यूचर प्लान, चेहरा नहीं काम पर ध्यान। अगर आप इसको देखेंगे स्लोगन को, चेहरा नहीं काम पर ध्यान, तो ये पार्टी का स्लोगन है, बीजेपी का स्लोगन है। 2014 याद करिए, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के, एक से एक बड़े चेहरे। कुछ जरूर उम्र की एक ऐसी अवस्था में थे, लेकिन फिर भी राजनीति में उम्र का क्या काम। लेकिन बीजेपी ने जिसे चुना, यानी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक पूरी कतार थी। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी या उस पीढ़ी के तमाम नेताओं को तो चलिए माना कि मार्गदर्शक मंडल या उन्होंने स्वेच्छा से किनारे हो जाना पसंद किया। लेकिन बीजेपी जो चुनती है उस पर कोई सवाल नहीं, और वहां चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता। जो पार्टी ने चेहरा चुन लिया, उस चेहरे के साथ आपको खड़ा होना। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 ध्यान करिए, हर नाम के साथ समीक्षक और उस राज्य के राजनेता चौंक रहे थे। भजन लाल शर्मा राजस्थान, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश। लेकिन बीजेपी ने ये चेहरे चुने तो चुन लिए। अब इन चेहरों के साथ बीजेपी ताकत के साथ आगे बढ़े। इसमें मैसेज भी छिपा है कि महत्वपूर्ण है संगठन, महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने की, जीतने की रणनीति। एक विरोधाभास भी कई बार प्रतीत होता है, तो फिर कि चेहरा कहां जाएगा। लेकिन मैसेज साफ है कि हमने जो नाम दिया है वो नाम ही महत्वपूर्ण है, और जब तक वो जीतने की संभावना, आगे बढ़ने की संभावना पर खरा है, वो हमारा चेहरा। तो हेमंत खंडेलवाल जी ने, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने फिर एक बार उसी वाक्य को दोहराया है। आज इसी पर डिबेट। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जो आपको बताएगी कि हम किस विषय पर कैसे और क्यों डिबेट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अभी से पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम करने वालों पर फोकस करेगी। चेहरा नहीं, मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा। जी हां, संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिलाध्यक्षों के सामने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी। उन्होंने दो टूक कहा कि टीम में वही लोग होंगे जो काम करते हैं, सिर्फ चेहरा दिखाने वाले नहीं। खंडेलवाल का संदेश साफ है, आने वाले चुनाव के मद्देनजर जिलाध्यक्षों को ऐसी टीम बनानी होगी जो जमीनी स्तर पर पार्टी का जनसंपर्क बढ़ाए, न कि सिर्फ पद की शोभा बढ़ाए। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जिलाध्यक्ष जब चयन करे अपनी टीम का, तो मजबूत टीम का करे, क्योंकि पार्टी के लगातार कार्यक्रम आते हैं। इसके बाद आने वाले समय में विभिन्न चुनाव हैं, तो ऐसा ना हो कि 5-7 कार्यकर्ता काम करें। पूरी टीम एक्टिव होनी चाहिए, पूरी टीम ऐसी बननी चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम दे दो वो करने में सक्षम है। बैठक में खंडेलवाल ने साफ कहा कि टीम वही बनेगी जो जमीन पर सक्रिय है, क्योंकि अब वक्त चेहरा नहीं परफॉर्मेंस की राजनीति का है। हेमंत खंडेलवाल का ये रुख दरअसल बीजेपी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है, जहां संगठन को चुनावी मोड में लाने के लिए अब फेस नहीं, फोर्स पर ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी का फोकस उन कार्यकर्ताओं पर है जो बूथ से लेकर ब्लॉक तक लगातार सक्रिय है। खंडेलवाल की सख्त हिदायत ने संगठन के भीतर हलचल मचा दी है। वहीं खंडेलवाल के सख्त रुख पर कांग्रेस तंज कस रही है। मैं खंडेलवाल जी से कहूंगा कि पहले आप अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दीजिए, फिर उसके बाद जिलाध्यक्षों को निर्देशित करिए कि अच्छी बॉडी बनाइए, क्योंकि आप जब से बने हैं कई जिलों में जिलाध्यक्षों के पद खाली है, और 2028 की जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर आप चिंतित हैं, क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव होने हैं और आप समझ रहे हैं कि क्या खस्ता हाल संगठन की स्थिति है, हम समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हेमंत खंडेलवाल का ये कदम सिर्फ संगठन और अनुशासन का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके फ्यूचर प्लान की झलक है, जहां वो पार्टी के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी पहले से हर बूथ पर विजय के मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विजन उसी मिशन की जमीनी तैयारी नजर आता है।
आपने देखा कि चेहरा नहीं, मेहनत और काम। अमिताभ बच्चन का अगर आपने रीसेंट केबीसी देखा हो तो एक छोटा सा उदंड सा प्रतीत होने वाला बालक बहुत तीव्रता से और बड़ी जिसको आक्रामकता से सवाल, नहीं लॉक करो लॉक करो लॉक करो, कोई ज़रूरत नहीं, 4 बार लॉक करो। लेकिन बच्चन साहब ये नहीं, 83 साल की उम्र में भी, अरे भैया कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, बोलिए और बोलिए, अरे हमको तो बोलने दीजिए। दरअसल 83 साल की उम्र में उनके पास जो काम है चेहरे की वजह से नहीं है, विनम्रता की वजह से, काम करने की रणनीति की वजह से, अकड़ने की वजह से नहीं। हाँ, जो भी एक बच्चा भी डांट देगा हमको तो हम सुन लेंगे। काम की महत्ता हमेशा है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या हेमंत खंडेलवाल जी का विजन 2028 की चुनावी रणनीति की बुनियाद बनेगा? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी अब फेस से आगे बढ़कर ज़मीनी फोर्स पर फोकस कर रही है? हमेशा ही रहता है, लेकिन अब और ध्यान देना होगा। क्या चेहरे की जगह काम पर ध्यान का फार्मूला बीजेपी के लिए जीत का मंत्र बनेगा? ये तमाम वो बिंदु हैं जो आज की डिबेट में चर्चा में रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। दिनेश निगम त्यागी जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो हमारे साथ रहेंगे। और साथ ही डॉक्टर दुर्गेश केसवानी प्रतिनिधित्व करेंगे बीजेपी का, युवा नेता प्रवक्ता, और रोशनी यादव जी युवा नेता प्रवक्ता कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। मनोज, आप लगातार बीजेपी कार्यालय जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, क्या लग रहा है ये कहना बार बार जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल जी के हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी की ज़मीनी तैयारी को लेकर वो आगाह भी कर रहे हैं और सतर्क भी कर रहे हैं, और कहीं ध्यान ना भूल जाए, क्योंकि 29 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का इस समय स्वर्णिम समय है, लेकिन अपना लक्ष्य कहीं भूल ना जाए। बार बार याद दिला रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी। सुरेश जी, जब बहुत बड़ा आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है। 29 की 29 लोकसभा, चौथी बार 163 सीटें बढ़कर 165 हो गई है। तो हेमंत खंडेलवाल जी के सामने भी चुनौती यही है कि यदि उसको हासिल करना है तो अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा, और एक ऐसी टीम लेकर आना होगा जो पूरी टीम काम करे। 3-4 लोग, जैसा वो कह रहे थे, बात सच है कि कई लोग सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं, अखबार में दिख जाए, टीवी में दिख जाए, काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो वही उनकी चिंता है कि काम आपको करना पड़ेगा। और इसमें चुनौती 2028-29 की कांग्रेस ने भी देखी। आप जिस तरह अपने जिलाध्यक्ष घोषित किए, अब जयवर्धन जैसे जिलाध्यक्ष है तो उनके सामने आपका जिलाध्यक्ष है, तो उसी तरह की चुनौती मुझे लग रहा है कांग्रेस की बातों को भी कहीं हेमंत खंडेलवाल समझ रहे होंगे, और इसीलिए टीम की चर्चा वो कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण यह है कि अभी भी कई जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित होना है, टीम हो नहीं पाई है। ऐसे में जिलाध्यक्ष की टीम आखिर कब होगी, ये कुछ बड़ी चुनौतियां, जिसको लेकर कुछ सवाल भी है बीजेपी के भीतर भी। पर खंडेलवाल ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में और बेहतर, 29 से बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम 29 तो वापस आ जाए। तो वही तैयारियां हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की। लेकिन उससे पहले मंडी के चुनाव है और सहकारिता के चुनाव, फिर तमाम सारे चुनाव पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से बंसल न्यूज़ की बात हुई तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि जयवर्धन जी, मरकाम जी, ऐसे लोगों को क्या जो सीनियर श्रेणी में हैं, युवा हैं, प्रॉमिसिंग हैं, उनको शामिल करने के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इसके बाद कई अन्य राज्य, उन्होंने कहा सभी प्रदेशों में आपको इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। 3 राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट हम पूरा कर चुके हैं और बाकी राज्यों में भी। तो निश्चित तौर पर आपको अपनी ज़मीन की सेना को मजबूत करना होगा। ज़मीनी सेना, त्यागी जी, यही सबसे महत्वपूर्ण योद्धा हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, खंदक की लड़ाई लड़ते हैं, आखिरी तक मैदान पर लड़ते हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी की मजबूती है, कांग्रेस कोशिश कर रही, कैसे देखते हैं आप? जी आप ठीक कह रहे हैं जी। ये जो तीनों सवाल हैं आपके, तीनों जो मुद्दे हैं, ये भाजपा के सिद्धांत और सूत्र शुरू से रहे हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, चेहरे को आगे नहीं रखते, पार्टी महत्वपूर्ण होती है। खंडेलवाल जी जब से आए हैं तो मुझे लगता है वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जब सरकार आई, सत्ता आई, तो बीच में कई जगह से ऐसी शिकायतें आईं, ऐसी चर्चाएं उठी कार्यकर्ताओं के अंदर से, क्योंकि पार्टी सत्ता में है तो बीमारी भी आती हैं
दूसरी पार्टियों के लोग इसमें आ गए, तो एक समय ऐसा कुछ दबी जबान से और खुले रूप से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बाहर के आ गए, जो दरी बिछाने वाले हैं, जो 20 साल से 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक तरफ हैं, और जो बाहर से आ गए उनको ज़्यादा महत्व मिल रहा है। तो ये एक सत्ता की बीमारी है। लेकिन संगठन के तौर पर खंडेलवाल जी ने जो कहा है, जैसे आप देखिए अभी उनकी कार्यकारिणी बनी नहीं है, लेकिन कार्यकारिणी बनने से पहले जो जिलों की कार्यकारिणियाँ बन रही हैं, तो उससे वो प्रदेश की कार्यकारिणी का एक संकेत दे रहे हैं। जैसे मैसेज जा रहा है कि नेताओं के जो परिजन होंगे, जो पुत्रियां होंगी, उनको संगठन में नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक तरह से नए लोग आएँ, नए लोगों को मौका मिले, पार्टी किन्हीं लोगों पे ही केंद्रित रहें, ये सब उसी दिशा में उनका प्रयास है। तो निश्चित तौर पर चूंकि हेमंत खंडेलवाल जी बने, इनके नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव होना है, इन्हीं के नेतृत्व में एक तरह से लोकसभा के चुनाव होना है, जो आगे आने वाला 28-29 का समय है। तो वो अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं, नया उनको दायित्व मिला है, और मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता जुड़ें, संतुष्ट रहें और हर वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व हो, इस दिशा में कोशिश है उनकी। क्योंकि कई बार जहाँ तक पार्टी के सवाल है, तो पार्टी के जो आंदोलन होते हैं, भाजपा सत्ता में है, तो ऐसा नहीं होता है कि लोग वाग ना करें, काम ना करें। जो दायित्व भाजपा में जिसको सौंपा जाता है वो काम करते हैं, ज़्यादातर काम करते हैं। हाँ, कुछ सक्रिय रहते हैं, कुछ एक टीम बन जाती है, जैसे ऐसी टीम में लोग ना आ जाएं कि वो मौके पे आए, सिर्फ 2-4 लोग काम करते रहें। उनका अच्छा प्रयास है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका फायदा संगठन को मिलेगा। जी, आपने ठीक कहा। और टीम चाहे जीते या हारे, नए चेहरों पर दांव लगाना एक अच्छी ट्रेडिशन है, एक अच्छा ट्रेडिशन है, एक अच्छी परंपरा है। और आप नए चेहरों को सामने लाएंगे जिन्हें अपना करियर बनाना है। हाँ, लेकिन यहाँ ठोक बजाकर दोनों ही पार्टियों को, भले ही एक बीजेपी लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन उसे भी ऐसे ही लोगों को लाना है जो सिर्फ शीर्ष पर बैठने का सुख उठाने के लिए त्यागी प्रतीत न हो कि साहब हम तो सब कुछ कर लेंगे। और यही कांग्रेस की चुनौती है कि कहीं लोभवश बीजेपी में जाने वाले लोगों को वो महत्वपूर्ण पदों पर ना बैठा दे। रोशनी जी, आपकी टिप्पणी। जी शब्द जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्यारे साथियों। देखिए, संगठन की जो मजबूती होती है वो वाकई जो पार्टी का वर्कर, जो कार्यकर्ता होता है, उसकी निष्ठा से और उसकी ईमानदारी और उसकी कार्यशैली से ही आती है। लेकिन जहां अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की, तो मेरे पूर्व मैं लोगों ने, पैनलिस्ट साथियों ने बताया कि अभी उनके संगठन का पूरा ढांचा ही तैयार नहीं हो पाया और सीख देने चले। तो जब क्लास में बच्चों की अटेंडेंस लगती है और उस अटेंडेंस में पूरे बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है, तो ये देखा जाता है कि बच्चा अगर प्रेजेंट अब्सेंट है तो फिर वो सीख कैसे लेगा। तो पहले मुझे लगता है कि पहले उस पूरे संगठन का ढांचा तैयार करना चाहिए और उसके बाद इन चीजों पे जाना चाहिए कि कार्यकर्ता जो काम करने वाला है। तो ये जो भाजपा का जो मूल मंत्र था कि अनुशासन, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, तो मुझे लगता है कि देखिए अब तो ये बहुत दूर दूर की और जो है ढकोसले वाली बातें हो गई हैं, क्योंकि ये केवल और केवल सत्ता को हथियाने के लिए, अगर ये अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते, अपने नेताओं पर विश्वास करते, तो 2018 में कांग्रेस की सरकार को ना गिरा करके दूसरे नेताओं को खरीद करके उनको हत्या करके सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठते। अगर खुद के कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता, तो कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। अभी आप देखिए कि जिस संगठनों की बात करते हैं, आरएसएस का तो पूरा इतिहास रहा है। अभी लेटेस्ट मुद्दा निकल के आया कि कैसे जो है, जो आरएसएस सीख देता है, शाखा लगाता है, संस्कार के प्रवचनों को बीजेपी भी बात करती है। वहां पे एक केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक आनंद इंदु लड़के को जो है किस तरीके से उसका यौन शोषण किया गया। और ये आज की भी बात नहीं है, मतलब आज जब युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, ये हमारा विषय नहीं है रोशनी जी, विषय पर रहे, मेरा आग्रह है आपसे। मैं बिल्कुल विषय पे हूँ, लेकिन आपको जब ये चरित्र निर्माण की बात करते हैं अपनी शाखाओं में, संगठन में, सबसे पहला वक्तव्य इनका यही होता है। क्या वक्तव्य होता है कि अनुशासन और हम चरित्र की सीख देते हैं। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि आज जब मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, जब हमारे जिला अध्यक्षों का नवनिर्माण हुआ, उन्होंने तुरंत उनको एक सीख दी कि 6 महीने का टाइम है आप सबके पास, और 6 महीने में अगर आपकी कार्यशैली जमीन पर नहीं दिखी, संगठनात्मक रूप से अपने अच्छा काम नहीं किया, तो आपको वार्न किया जाता है, आपको हटा दिया जाएगा। तो ये चेतावनी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमीनी जनता की लड़ाई लड़ रही है, हर आंदोलन में भागीदारी ले रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, इनके संगठन भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। और सीख
केवल बातों से मुझे लगता है कि ढांचा तैयार नहीं हो जाता है, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकारते हुए कि हमें भी कुछ चीजों को सीखना चाहिए और बेहतरी की ओर हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात है। और सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने के लिए ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी से ना सीखें, बल्कि सबसे अच्छा सीखना ये होता है कि आपसे अगर कोई मजबूत दिख रहा है भी, चुनाव में जीत रहा है लगातार, तो आप अगर उसके साथ लगातार खेलेंगे तो आप उसकी शैली को, उसकी तकनीक को समझेंगे और आप ये अंतर भी समझ पाएंगे कि क्या हमें बेहतर करना है। दुर्गेश जी, ये तो होता ही है, आपने कांग्रेस के साथ खेल खेल कर सीखा और कुछ अपनी शैली का सम्मिश्रण बेहतरीन तरीके से किया, परिश्रम तगड़ा किया, त्याग, निष्ठा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आपने वो कर दिखाया जो एक समय ऐसा लगता था कि असंभव है। जी, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, आग कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। और हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, वो निश्चित रूप से उस दल को आईना दिखाने का काम कर रही है जो विश्व का सबसे बड़ा दल है। कार्यकर्ता आधारित दल है जहाँ कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी माना जाता है और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। और वो इसलिए भी हम अपने संगठन को भी सर्वोपरि मानते हैं कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बूथ पे बैठा हुआ हो, वहां से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक कार्यकर्ता भाव से काम करने वाला संगठन है। और जब कार्यकर्ता उस भाव से काम करता है तो निश्चित रूप से संगठन जिस एग्जाम्पल को आपने दिया कि वो चीज भी संभव हो जाती है जो कभी दूर से असंभव दिखती थी। तो निश्चित रूप से आज देश भर में भाजपा की सरकारें हैं, देश में सरकार है। और हमारे लिए हम जब हमारा संगठन अभी सीख की बात करने लगे कि संगठन तैयार नहीं है, सीख है, अब वो लोग हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष के पुतले ब्लॉक स्तर पर जलते रहे और वो हमें संगठन की सीख दे रही है। तो देवी जी, अपनी सीख आप अपने पास रखिए। हम अपने संगठन को निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और वो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ताओं को आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दल है ना, हम दल से ज्यादा देश को मानने वाले लोग। दुर्गेश जी, आप बड़े विद्वान व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं। प्रभु श्री राम ने भी लक्ष्मण जी से कहा था कि जाकर देखो, भूलुंठित मजबूत प्रतिद्वंदी रावण के पास जाकर कहा था, बड़ी विनम्रता से सीखो। सीखना एक सातत्य की, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि आप विद्वान हैं, सब समझते हैं। जी नहीं शरद जी, मैं तो सीखने की बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर देवी जी, जिस संगठन का खुद का कुछ आधार नहीं, खुद के कार्यकर्ताओं का आता पता नहीं हो, वो सर्टिफिकेट दें तो निश्चित रूप से पीड़ादायक लगता है। और हम तो प्रशिक्षण को लेने वाले दल के लोग हैं, प्रति क्षण हम सीखने की लालसा से ही काम करते हैं। और राजनीति हमारे लिए सेवा भाव का माध्यम है और सेवा भाव के जब माध्यम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रत्येक काम को करना है, क्योंकि आज हमारा दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि सरकार बन गई शरद जी तो हम अपने उसमें लग जाएं। हमें प्रत्येक क्षण अपने प्रदेश की चिंता करनी है। 8.5 करोड़ जनता, हमारे जब वरिष्ठ नेतृत्व, हमारा नेतृत्व जब बैठता है तो निश्चित रूप से हर बात पर विचार विमर्श होता है कि और अच्छा क्या कर सकते हैं और हम कैसे प्रदेश की चौमुखी विकास कर सकते हैं। तो हम सतत इसको लेकर बैठने वाले दल है। और हमारे संगठन के जो मुखिया आदरणीय खंडेलवाल जी, उन्होंने जिस बात को कहा है, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष भी उसको उस चीज से लेगा और हमें ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देना है जो जनता में जिनका रसूख हो। हम निश्चित रूप से और हमारा संगठन अच्छा काम करे और अभी हमारा जो 163 है, हमें 230 तक जाना है। 29 हम जीत चुके हैं, लोकसभा में हमने कांग्रेस मुक्त किया। अब हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से बड़ा है, उसको लेकर हमें काम करना है और हम काम कर रहे हैं। जीत के लिए शुभकामनाएं आपको भी हैं, कांग्रेस को भी हैं, लेकिन इसको रोमांचक बना कर रखिए, एक तरफा मत कर दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है ये चल ही इसीलिए रहा है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष रूपी गाड़ी के दोनों पहिए मजबूत रहें और दोनों ने इस दायित्व को निभाया है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ये पता भी चलता है, 2018 में यही मजबूत बीजेपी एक कमज़ोर समझी जाने वाली कांग्रेस से परास्त भी हुई।
भले ही उसके बाद की परिस्थितियों की वजह से सत्ता में नहीं रह पाई, लेकिन ये बताता है कि यहाँ दोनों पार्टियों का आधार मजबूत है। बीजेपी निश्चित तौर पर आगे है और वो आगे रहने की हकदार है, क्योंकि एक मजबूत संगठन और निष्पक्षता से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का, सेवाभावी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह उसके पास है। त्यागी जी, एक छोटा उत्तर, किन चीज़ों से बीजेपी को ये सावधान रहने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ बार बार खंडेलवाल साहब इशारा भी कर रहे हैं, संकेत भी कर रहे हैं? महत्वाकांक्षाएं ऐसा तो नहीं है भेदभाव करती हैं, अगर वो कांग्रेस के नेताओं में है तो बीजेपी के नेताओं में भी है। आगे बढ़ने की चाहत सभी के मन में है, सभी ये चाहते हैं आगे बढ़ें, लेकिन बीजेपी में वो मनोभावनाएं या महत्वाकांक्षाएं संगठन रूपी लगाम से नियंत्रित कर दी जाती हैं। जो चेहरा है सबको उसके साथ चलना है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत तो है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी सैनी जी ने कहा था कि भाजपा चरम पे है अपनी, 29 की 29 सीटें लोकसभा की जीत चुकी है, विधानसभा में अच्छा खासा बहुमत है। लेकिन इसके पहले जैसे 18 का उदाहरण भी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, भले ही जोड़ तोड़ के जो है भाजपा ने, और अभी भी जब काम चलता है, संगठन चलता है, सरकार चलती है, आप देखते होंगे कई जगह से पार्टी के अंदर से ही विरोधी आवाज़ें उठती हैं। कई जगह पता चलता है कि यहाँ जो है राजेंद्र शुक्ला की और किसकी नींव बन रही है, यहाँ पर जो है सिंधिया की और तोमर साहब की नींव बन रही है और यहाँ उनकी नींव बन रही है। तो ये सार्वजनिक तौर पर संगठन का मुखिया बोले भले ना, लेकिन उनको मालूम है कि पार्टी के अंदर कमजोरियाँ क्या हैं, उन कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो आगे नुकसान हो सकता है। तो हेमंत खंडेलवाल जी, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती तो यही है जो जगह जगह सत्ता में होने के कारण। एक माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं कि एक छिपी हुई चुनौती ये भी है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए दिग्गज नेताओं के साथ उनके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट, तालमेल नहीं बैठ पा रहा ना जी, वो एक बड़ी चुनौती है। ये जो सिंधिया का मान लीजिए तोमर साहब के लोगों से नहीं बैठ रहा है, या मान लीजिए सागर में गोविंद राजपूत का भूपेंद्र सिंह के साथ या और लोगों के साथ नहीं बैठ रहा है, या मान लीजिए वहाँ वो सिद्धार्थ तिवारी आ गया है और वहाँ जो जनार्दन मिश्रा है इनका नहीं बैठ रहा है। तो ये हर जगह स्थिति है, जहां कांग्रेस से आए लोग हैं उनको भाजपा के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और वो ताकतवर बन गए हैं आगे। जैसे मैंने पहले बात कही थी कि कई जगह से सवाल ये मुद्दा उठता था कि हम 25 साल से 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, दरी उठा रहे हैं, हम संघर्ष हम कर रहे हैं, बाहर से आके आदमी बैठ गया अपने लोगों को ऊपर बढ़ा रहा है। तो हेमंत खंडेलवाल जी के सामने पहली चुनौती तो यही है कि क्योंकि बड़ी गिनती हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, इतने लोग आ गए कांग्रेस से, इतने नेता कांग्रेस से आ गए, तो उनका तालमेल भाजपा के लोगों के साथ कैसे बैठे, क्योंकि हैं सब भाजपा में, लेकिन एक रेखा बनी हुई है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और ये पॉलिटिकल फ्री बीज हैं जी, जो चुनाव के समय आप रेवड़ियों की तरह ले तो आते हैं जी, लेकिन बाद में समझ ही नहीं आता, बजट ही नहीं है, क्या करें अब तो फंस गए। मनोज, छोटी टिप्पणियां जी। बिल्कुल सर जी, देखिए हेमंत खंडेलवाल क्या तारीफ कर रहे थे, राष्ट्रीय महासचिव आए थे, तो वो कह रहे थे अरुण सिंह जी कि बहुत सीधे सज्जन दिखते हैं ये, लेकिन जो लिखा पढ़ी का कार्यक्रम है, जो संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम है, तो वो उस पर बड़ी बेहतर तरीके से काम करे, उन्होंने मंच से कहा है। तो इसका मतलब यह है कि हेमंत जी जिस तरह अपनी बड़ी लाइन करना चाहते हैं, एक नई लाइन खींचना चाहते हैं, उसमें यही सब छिपा है कि जो प्रॉपर कार्यकर्ता उसको मौका मिले। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा 2 लोगों को हटा भी दिया था क्योंकि वो किसी मंत्री या किसी के रिश्तेदार थे। तो उनका मैसेज वही है कि जिलाध्यक्ष जब टीम बनाए तो ऐसा ना हो कि बड़े चेहरे का कोई नया चेहरा आप उसमें शामिल कर लें, ऐसा ना करें, क्योंकि 28-29 की चुनौती बहुत बड़ी है और उससे उनको जूझना। ये भी आपने, अरुण जी ने आज मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के मुखिया करके उन्होंने ये बताया कि सुयोग्य नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन हमने चेहरे बेहतरीन दिए हैं आपको, लेकिन आपको तो मैदान में उतरना पड़ेगा प्रभु। और कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन संदेश उन नेताओं के लिए भी है कि भैया जो चेहरा है उसके साथ आगे बढ़िए, योजनाओं को ज़मीन पर उतारिए और अगले चुनाव में फिर एक बार विजयश्री के द्वार तक पहुंचाइए। तो बीजेपी का संदेश इसी तरह जाता है, चरणों में ये घनीभूत इंटेंसिफाई होता जाता है। रोशनी जी, कम वक्त है, संक्षिप्त टिप्पणी जी। ठीक है, मैं चूंकि ये तो बीजेपी का व्यक्तिगत संगठन का विस्तार है, वो करे, लेकिन कांग्रेस आज सबसे बड़ा विषय है कि मध्य प्रदेश के जन आंदोलन की लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है और बीजेपी उसे लगातार नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा का विषय देख ले, 25 मासूमों की जान चली जाती है और उसके बाद गुजरात की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 476 करोड़ का सेहत का सीवेज का टेंडर दे देते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस संगठन को रचने की ये गणना कर रहे हैं, जो चुनाव की रणनीति और सीख
फिर जोर देते हैं, कम से कम मध्य प्रदेश के भविष्य पे भी इनको जोर देना चाहिए। और मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता से यही कहूंगी कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए संवेदनशील हो जाएं। आज किसान खाद की लाइन में खड़े हुए हैं, उन पर थोड़ा सा विचार करें, उस पर भी जोर दें कि इनके मध्य प्रदेश के किसानों की बेहतरी कैसे करनी, युवाओं को रोजगार कैसे देना है। आप एमएसएमई लेके आते हैं, आप किसी सवाल को ले चलता हूं मैं। छोटे उद्योगों को मार डाला है, छोटे उद्योग आपने खत्म कर दिए। महिला और लाडली बहनों से आपने वादा किया 3,000 नहीं देंगे, जब 6 महीने चुनाव का समय आ जाएगा, चुनाव जीतने के लिए तो आप 3,000 मैं घोषणा करेंगे। जवाब तो लेता कम हूं, से कम जवाब जो लेता हूं। आप दुर्गेश जी, जो संकल्प है उन पर डटे रहिए। रोशनी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, भाई बीजेपी का कार्यकर्ता क्या पहुंच रहा है किसानों तक कि भैया खाद मिलेगी, थोड़ा धैर्य रखिए। और इसी तरह जो कैजुअलिटी हुई, कौन जिम्मेदार है, वो जांच चल रही है, लेकिन छिंदवाड़ा का विषय है। लेकिन संबल यानी योजना नहीं, संबल यानी कि पीड़ा में किसी व्यक्ति को ढाढ़स बंधाना, ये काम बीजेपी के कार्यकर्ता बखूबी करते हैं। तो ये एक दायित्व भी है आप पर। क्या हो रहा है ये सब कुछ बहुत अच्छे से? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से आज जब बड़े ही हास्यास्पद इस बात को लगता है कि जिन्होंने किसानों को नीले पीले और कर्ज माफी के दंश से दसा हो, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है रोशनी जी, आप निश्चिंत हो जाइए। आप जिस विषय पे बात कर रही हैं उसके लिए हमारा संगठन, हमारा कम है, थोड़ा संक्षेप सबके साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से जो छिंदवाड़ा की आप बात कर रहे हैं शरद जी, ढांढस बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा भी गए, जहां बच्चे एडमिट थे नागपुर भी गए, और सख्त कार्रवाई करने का काम हमने किया। हम किसी कार्रवाई से बचने का काम नहीं किया है। भविष्य में इसकी फिर से वापस न ये सब चीजें आए, उसको भी हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। और आप निश्चिंत रहिए, आप मगरमच्छ के आंसू बिल्कुल मत बहाइए। हमारी सरकार, हमारे मुखिया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा 24/7 365 दिन 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, यही आपका दायित्व है, ये सत्ताधारी दल के नाते। और मैसेज चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा या नौकरी के लिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या बीजेपी और कांग्रेस हो, मैसेज एक ही है, जागते रहो। बस ये मंत्र जिसने आत्मसात कर लिया, उसने समझिए चुनाव रूपी ही नहीं, सफलता तक पहुंचने की हर वैतरणी, हर नदी पार कर ली और वहां पहुंच गया। यही आप दोनों को ध्यान रखना है। जनता के हितों को लेकर जागरूक रहते हुए खुद को जागृत रखिए, अपने कार्यकर्ता को जागृत रखिए। बहुत धन्यवाद रोशनी जी, धन्यवाद दुर्गेश जी, धन्यवाद त्यागी जी, और धन्यवाद मनोज। आगे देखिए हमारा खास न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।